एक अंधेरी रात बारिश के समय कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम एरियल है और उसने अपने लवर के कहने पर क्राउन प्रिंस को जहर देकर मार दिया और उसने बिना कोई इमोशन दिखाए शांति से अपने गार्डों को उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने को बोल दिया और उसके गार्ड ने कहा यस मैम और वह कोई बिना कोई इमोशन दिखाए वह रूम से जा रही होती है। जैसे ही उसके गार्ड बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं और उसे बहुत घबराहट होने लगती है और उसके हाथ कपकपाने लगते हैं और वह कम आवाज में बोलती है मैंने कर ही लिया, आखिरकार मैंने अपने लवर के लिए कर ही लिया। और उसकी आवाज कम हो जाती है जैसे ही वह बॉडी से भरे रूम में जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उन्हें बोलती है मैंने खून कर दिया है, क्या अब मेरा लवर खुश होगा। और वह मेन रूम में आ जाती है। उसकी नजर उसके लवर पर टिकी थी जो सिंहासन पर राजा की तरह बैठा था और वह सोचती है कि क्या अब वह मेरे लिए उसका लव बढ़ेगा। एरियल का लवर एक तलवार को अपने हाथ में दबोचे है। उसकी नजरें उस पर टिकी रही जब उसने पूछा कि क्या उसने काम पूरा किया क्या, और उसने डरते हुए कहा मैंने किंग को समाप्त कर दिया है। और वह हंसने लगता है और उस समय वह खुश होकर बोलता है तुमने अच्छा काम किया। और वह स्माइल करती है और वह एरियल तरफ आता है और उसके आंखों में देखकर बोलता है मैं तुम्हें मेरी और इस राज्य की क्वीन बनाऊंगा। एरियल के चेहरे पर हंसी थी जब उसने धीरे से कहा सीजर, प्यार से कहा तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन 9 साल बीत गए थे। सीजर मिनिस्टर के साथ काम कर रहा था ऑफिशियली राजा बनने के लिए। साथ ही एरियल ने भी अपने काम को पूरा करते हुए महल की भूमिका को निभाई थी, पूर्वरानी की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन लोग अभी भी उसके पीछे बोलते रहते हैं बुरा बुरा उसके बारे में और बोलते हैं कि वह नोबल लेडी नहीं है और वह कैसे क्वीन बनेगी। और कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अफवाह फैल गई थी और कुछ औरतें इस बारे में बात कर रही थी। और एक महिला ने कहा क्या आपको पता है एरिडेन जो किंग की फियांसे है वह एक गांव खेड़े में बड़ी हुई है और उसके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं और बोलते हैं कि कैसे एक ऐसी गंवार लड़की हमारे नोबेल समिति में नहीं आ सकती। और एरियल उनके पीछे ही बैठी है और यह सब बातें एरियल सुन रही होती है और कंट्रोल कर रही होती है। और एक काउंटेस भी बातचीत में शामिल हो गई और हंसते हुए बोलती है क्या तुम्हें पता है ड्यूक सजार कंक्यूबिन का बच्चा है। और एक दूसरी औरत और बोलती है कि उसने सुना है कि ड्यूक सजायत अफेयर से हुआ है और उसके बारे में बुरा बुरा बोलती है। और ड्यूक हंसने लगती है और बोलती है ऐसे लोगों को किंग बनना नहीं देना चाहिए और उसके बारे में बुरा बुरा बोलती है। और ये सब सुनकर एरिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह काउंटेस के बाल पकड़ लेती है और चिल्ला के बोलती है अपने शब्द वापस लो और उससे माफी मांगो। बोलती है अगर तुम्हें कुछ बुरा बोलने ही है तो मेरे बारे में बोलो पर मेरे सजार के बारे में मत बोलो। और बोलती है सेजार के बारे में बुरा मत बोलो तुम्हारे गंदे मुंह से। और तभी वहाँ पर सजार आ जाता है और बोलता है यहाँ क्या हो रहा है। और उसकी आवाज सुनते ही एरियल बहुत खुश हो जाती है और वह उनके नजदीक आता है। लेकिन एरिया को बात करने बजे वह गिरी हुई नोबल लेडी को हेल्प करता है और पूछता है क्या आप ठीक हो। और काउंटेस टॉन्ट मारते हुए बोलती है कम से कम तुमने तो तमीज सीखे हैं, तुम्हारी औरत को तो उतना भी नहीं आता। और ये देखकर एरिया को शौक लग जाता है और सेजार एरिया की तरफ मुड़ता है और उसे खींच कर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो सेंट्रल सोसाइटी में। और गुस्से से बोलता है क्या तुम्हें समझ आता नहीं, क्या मुझे काउंटेस की जरूरत है हाई सोसाइटी पॉलिटिक्स में। और बोलता है वह बूढ़ी भी तुमसे ज्यादा काम की है। और एरिया शॉक हो जाती है और सीजर बोलता है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगी तमाशा तो मैं तुम्हें क्वीन कैसे बनाऊंगा। और उन्हें बोलता है कि पहले तो तुम एक नोबल लेडी बानो। और फिर वो वहाँ से चल जाता है और बोलता है फिर मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। और ऐसे ही 8 साल निकल गए और वह अभी भी एरियल उसकी फियांसे। रुको, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए। और एक रात एरिया और सीजर बिस्तर पर एक साथ लेटे हुए थे और सीजर की निगाहें एरियल पर थीं और वह बोलता है अब सारे मिनिस्टर मेरे नजदीक आ गए हैं, अब मैं जल्दी ही किंग बन जाऊंगा। और जैसे जैसे वह नजदीक आते हैं एरियल ने झिझकते हुए बोला वेट सजार। लेकिन सजार लगातार करीब आता है और बोलता है हेलो मत। जैसे जैसे उनका काम गहरा होता गया एरिया सोचती है कि अगर मैं
थोड़ा कंट्रोल कर लूंगी तो शायद सीजर मुझे अपनी वाइफ बना लेगा। और सीजर बोलता है बाय द वे तुम्हारी बहन इसाबेला क्वीन बनेगी। और ये सुनकर एरिया शॉक हो जाती है और बोलती है तुमने क्या कहा, फिर से बोलो। और वो शॉक हो जाती है और उसे धकेल देती है और बोलती है मेरी बहन अल्फांसो की पत्नी थी, और कहती है वह इम्प्योर है और विडो है। पर सजार कहता है कि इसाबेला ने उसकी प्योरिटी बनाए रखी। उसके मैरिज के दौरान एरिया ने कहा वह प्योर नहीं है और बोलती है कि उसका मिसकैरेज हुआ था। सीजर गुस्से से देखता है और उसका शोल्डर दबाता है और कहता है मैंने सुना था कि महिलाएं महिलाओं के दुश्मन हो सकती हैं, लेकिन तुमने तो ये प्रूफ कर दिया है। और वह उसे धकेल देता है और एरिया हैरान होती है, हिलते हुए हाथ और कंपती आवाज के साथ रो पड़ी और बोली तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। उसने उससे पकड़ कर कहा तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे अपनी रानी बनाओगे। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। सीजर की नजर उस पर बनी रही जब उसने कहा तुम सचमुच एक बेवकूफ औरत हो जो मेरे रास्ते में आई हुई हो। और बोलता है तुमसे ज्यादा सुंदर तो तुम्हारी बहन इसाबेला है। ये शब्द सुनकर एरिया को शौक लगा और वह हिचकिचाई हुई बोली क्या तुम मेरी बहन से लव करते थे जब क्राउन प्रिंस अल्फोंसो जीवित था तभी भी? सजर ने हंसते हुए कहा इसाबेला मेरे लिए ही बने वाली थी। और बोलता है महान आदमी के लिए केवल सबसे सुंदर औरत ही लगती है। उसकी बोलने का तरीका बदल जाता है और वह कहता है लेकिन जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अपनी बहन के बजाय मेरे पास धकेला तब मैं डिप्रेशन हो गया। बोलता है और सजार गुस्सा करता है और एरिया रोने लगती है और रोते हुए बोलती है क्या मैं बस एक रिप्लेसमेंट थी? पर सजार बोलता है तुम तो उतनी भी नहीं थी, तुम तो उसे लेवल की भी नहीं थी। और ये सुन के एरिया शोक हो जाती है और उसके आंसू बहने लगते हैं और गुस्से से बोलती है मैंने क्राउन प्रिंस को तुम्हारे लिए मारा और मैं अपनी रिंग फिंगर भी सैक्रिफाइस की तुम्हारे लिए, और मैं लोगों के ताने भी सुनी तुम्हारे लिए। और बोलती है मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। लेकिन सजार उसे देखकर मुंह मोड़ लेता है और सजार गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है ये औरत पागल हो गई है, इसे कहाँ तो लेकर चले जाओ। और ये सुन के एरिया गुस्सा हो जाती है और सजार बोलता है उसे वेस्ट टावर में कैद कर दो। और जब उसे ले जा रहे थे तो उन्हें बोलती है चिल्लाकर सजार तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आखिरी एपिसोड में एरिया को वेस्ट टावर में बंद कर देते हैं और एरिया जमीन पर पड़ी होती है और सोच रही होती है उसका और सीजर का पुराना समय, जहां वह एक बगीचे की सैर में सीजर ने एक नाजुक फूल को देखकर कहा क्या तुम जानती हो कि लिली के फूल प्योरिटी और ओबीडियंट के लिए जाने जाते हैं, वे मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। और एरिडिन यह सुनकर स्माइल करती है और सीजर बोलती है और फिर वह जगती है और वह तहखाने में होती है और दूर से संगीत की धुन और लोगों की गुनगुनाहट ने आर्यदन को सुनाई देती है। उसने खुद से कहा क्या ये सपना हो सकता है? आज सैसर का राजाभिषेक है। और वह सोचती है वहाँ मुझे होना चाहिए था और मुझे क्वीन बनना चाहिए था। और तभी उसकी बहन इसाबेला कमरे में आती है और पूछती है क्या तुमने नींद पूरी करी? एरिडन की हैरानी साफ थी जब वह घबराकर इसाबेला बोलती है और वहाँ थोड़ा साइलेंस हो जाता है और वह पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो? जब उसने इसाबेला के चेहरे पर मुस्कान को देखी तो वह गुस्से से बोलती है बहन तुम्हारे और सीजर के बीच क्या है बताओ। और इसाबेला बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में बुरा बोलने की? और यह सुनकर एरिया शॉक हो गई और वह हल्लू से बोली अगर तुम यह इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने प्रिंस अल्फांसो को मारा था उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन इसाबेला हंसकर बोलती है नहीं, मुझे न अल्फांसो की परवाह है न ही सीजर की। और बोलती है बेवकूफ लड़की। और यह सुनकर एरिया कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है क्या? और इसाबेला बोलती है क्या यह उचित नहीं है कि मैं इस राज्य की रानी बनूं? और बोलती है मुझे ही इस राज्य की रानी बनना चाहिए और यही मेरे लिए बहुत जरूरी है, ना ही सीजर ना ही अल्फांसो। और गुस्से से बोलती है लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्वीन बनने की? सोचने की भी तुम्हें अपने मैरिज को खुद ही खत्म कर लेनी चाहिए थी। इसाबेला के कदम आर्यदिन की ओर बढ़े और बोलती है तुम्हारी वजह से मैं एक विधवा हूँ, मुझे प्रेगनेंसी की अफवाहों का सुनना पड़ा। और बोलती है मेरी बहुत बदनामी हुई। और उसने चुनौती दी और बोलती है तुम इसके लिए जिम्मेदारी कैसे लोगी? आर्यदिन की आवाज कांप रही थी और पूछती है क्या तुम इसलिए नाराज हो? और प्रिंस
अल्फोंसो के बारे में क्या वह तुम्हें सच्ची में प्रेम करता था? इसाबेला कहती है, वैसे तो सारे ही आदमी मुझे पसंद करते हैं और मुझे पाना चाहते हैं। और उसकी आंखें आर्याडिन पर टिकी रहीं और उसके होठों पर स्माइल थी और कहती है, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं हर एक आदमी से प्रेम करूं जो मुझे पसंद करता है और सभी के साथ प्रेम करूं प्रेम के नाम पर? उस समय आर्याडिन ने अपनी ड्रेस को कसा, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम सीजर से प्रेम भी करती हो? और बोलती है, अगर तुम उसे पहले से ही पसंद करती थी तो तुम पहले से ही उसकी वाइफ बन सकती थी, लेकिन तुम ही थी जिसने मुझसे इस विवाह को थोपा। और वह गुस्सा होती है और बोलती है, तो तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ समय के लिए कमरे में चुप्पी बरकरार रही। इसाबेला कहती है, क्योंकि उस समय सीजर सिर्फ एक काउंट था और वह इस एरिया के नजदीक आती है और कहती है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। राजसत्ता के बाद वह राजा बनेगा और जो भी उससे शादी करेगा वह रानी बनेगी। इसाबेला की आवाज डरावनी हो गई और कहती है, अच्छा हुआ अल्फोंसो मर गया। और बोलती है, लेकिन उसने मुझे क्वीन बना नहीं सका। और बोलती है कि अच्छा हुआ वह मर गया। और यह सब सुनकर एरिया शॉक हो जाती है। और जब इसाबेला एरियल की तरफ मुड़ी और कहीं, मेरी बस यही इच्छा है कि मैं क्वीन बनूं और सीजर ने मुझे उस पद पर पहुंचाने का वादा किया है। वह खिड़की की ओर मुड़ी, बाहर की ओर तकती रही और जारी रखी, अब जबकि वह राजा बनने वाला है वह अब मेरा हस्बैंड बन सकता है। और एरिया है ये सब सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने सीजर के लिए बहुत कुछ किया। और बोलती, मेरे लिए सीजर उसकी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलती है, उसने अपना ध्यान इसाबेला की ओर करा और वह गुस्से से बोलती है, तुम मुझसे प्यार तक नहीं करती हो। फिर भी गुस्से से बोलता है, तुमने सिर्फ क्वीन बनाने के लिए तुमने मेरे और सीजर का रिलेशनशिप खराब कर दिया। इसाबेला हंसी और कहती है, क्वीन बस इतना है। कमरा एक भारी चुप्पी में गिर गया। उनकी नजरें एक दूसरे से टकरा गईं और इसाबेला की हंसी ने शांति को तोड़ दिया। और एरिडिन ने इसाबेल की ओर देखी और इसाबेला हंसी और उसने एरिडिन की ओर देखा और कहा, क्या तुम जानती हो सीजर मेरे सामने झुका हुआ था? वह आगे बढ़ते हुए मुस्कुराई, कहती है कि सीजर ने कहा कि उसने मुझे कभी भी नहीं भूला है। और एरिडिन चौंका हुई थी। इसाबेला कहा कि सीजर ने कहा कि तुम्हारी बॉडी एक मर्द की तरह है और तुम्हारे काले बाल बहुत गहरे हैं और तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोला है, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं सुंदर और नाजुक हूँ, इतनी कि वह मुझे हमेशा अपने हाथों में रखना चाहता है। उसने मेरे सुनहरे बालों की प्रशंसा की, उसे एंजेलिक कहते हुए। इसाबेला ने हंसकर कहा, अब मुझे बताओ, क्या किसी आदमी ने तुम्हें इतना चाहा है? आरिडिन हिचकिचाई, उसका दिल दुख रहा था और उसकी और सीजर की यादें याद आ रही थी, जैसे कि उसने कैसे ट्राई किया था उसे खुश करने के लिए, मगर उसको दूर किया गया और उसकी बेइज्जती की गई। इसाबेला की नजरें आरिडिन पर टिकी हुई थीं। उसकी हंसी जानती हुई जब वह मुड़ गई और विचार करने लगी। कहते हैं कि अगर तुम अपना जीवन किसी आदमी को समर्पित करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता। और उनकी आंखें फिर मिली और इसाबेला की मुस्कान बरकरार रही जब उसने कहा, आदमी ग्रेटिट्यूड को समझते नहीं हैं, इसलिए उन पर भरोसा मत करो, बल्कि अपनी वैल्यू को बढ़ाएं और खुद को उसके लायक बनाएं जिसके लिए लड़ा जा सके। आर्याडिन बहुत सैड हो गई और उसके शब्दों ने धीरे धीरे कम हो गए। और इसाबेला ने मुड़कर कहा, अभी सीजर बहुत इंतजार में होगा, लेकिन समय के साथ वह बोर हो जाएगा, फिर उसे तुम्हारी याद आएगी, तुम जो 14 वर्षों तक उसके साथ वफादारी से थी। आर्याडिन चुपचाप खड़ी रह गई। जब इसाबेला ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मुझे फ्यूचर में परेशानी नहीं चाहिए, उसने आर्याडिन की ओर मुड़ी और स्माइल करती है और कहती है, तो मैं इसे तेज और पेनलेस बनाती हूँ। तभी एक आदमी एरिया को मार देता है। इसाबेला टॉन्ट मार के बोलती है, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो। इसके साथ ही आर्याडिन जमीन पर गिर गई। जब वह वहाँ लेटी थी, उसने हल्लू से कहा, मैंने सब कुछ क्यों किया सीजर के लिए, जो मुझे लव भी नहीं करता था। और वह खुद से सवाल पूछती है, सब कहाँ गलत हुआ? और यही इच्छा करती है कि वह समय को पलट सके। और तभी उसे गोल्डन रूल सुनाई देता है और अचानक जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है वह तो पास्ट में आ गई है। और उसने अपने छोटे हाथों की ओर देखा और समझ गई कि वह पास्ट में आ गई है। शौक में उसने कहा, मैं वापस आ गई हूँ। उसका ध्यान उसकी आंखों पर गया जहाँ पर अभी एक तिल है जो पहले नहीं था। और जब एक नैनी कमरे में आई और उसे डांटती है, आर्याडिन कॉन्फिडेंस से बोलती है, इस बार मैं अपनी रक्षा करूंगी। एक औरत ने आकर आर्याडिन को बोला, कैसल से एक आदमी आया है, तुम्हें वापस ले जाने के लिए। आर्याडिन ने उसे देखा और हल्लू से कहा, अगर ऐसा है तो आज ही वह दिन है जिस दिन मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया था। उसके पिताजी कार्डिनल डेमेयर ने एक ऊंचा टाइटल्ड होल्ड कर था और वह एक कार्डिनल था, लेकिन वह शादीशुदा था और उसके बच्चे थे और बाकी कार्डिनल के नहीं थे। और कार्डिनल उसकी पत्नी छोड़ नहीं सकता, इसलिए उसने लुक्रेजिया को अपनी मिस्ट्रेस के रूप में लिया
और लुक्रेजिया ने ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वही ऑफिशियल पत्नी हो, और जो 3 सौतेले बच्चे उसने पैदा किए ऑफिशियल लाइनेज की तरह रखे। इन सौतेले बच्चों में एक थी इजाबेला जो सबसे सुंदर थी और कार्डिनल के लिए सोर्स ऑफ प्राइड थी, और दूसरी ओर आर्या दिन थी जो कि कार्डिनल और मेड के बीच हुई थी। हालांकि सभी स्टेप चिल्ड्रेन थे, लेकिन आर्या दिन का बैकग्राउंड की वजह से उसे फार्म में रखा गया। उसे मैनेशन से बेघर कर दिया गया था और उसने अपने दिनों को फार्म पर बिताए। हालांकि आज उसे वापस बुलाया गया था। आर्या दिन ने दरवाजे को खोला जहां उसका परिवार उसके देख रहा था, और वह अंदर कदम बढ़ाते ही उसने अपने पिता कार्डिनल डीमारे के साथ आंखें मिलाई, जिनका चेहरा सीरियस था। जब वह और करीब आई, उनकी नजरें मिली और एक छोटी सी मुस्कान आर्या दिन के होठों पर छाई, और उसने झुककर ग्रीट किया और कहती है, बहुत समय बाद मिले, आप कैसे हो? और कहती है, इस बेटी ने आपको सदियों से नहीं देखा। और बोलती है, आपको देखने के बाद मैं बहुत खुश। रुको, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए। उसके पिता का तनाव बना रहा जब उन्होंने कहा, तुम अच्छी तरीके से बड़ी हुई हो बिना कोई पढ़ाई के भी, और मुझे खुशी है। अरियाना अपनी बातें दबाए हुए बोली, ये सब आपकी कृपा से हुआ। बोलती है और कहती है, मैं कोशिश करूंगी कि सीखने में और सुधारने में ट्राई करूंगी। और उसकी बातें रुक गईं जब उसकी सौतेली माँ लुक्रेजिया ने कहा, मुझे शर्मिंदा मत करो हाई सोसाइटी में। अरियादोन की नजर उसकी सौतेली माँ की ओर मुड़ी और लुक्रेजिया ने कहा, धमकाकर ग्रेसफुल वुमन बन के रहो। एरिया ने उसे देखा और हल्लू से कहा, मैं कभी मानती थी कि लुक्रेजिया एक नोबल वुमन है, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि वह लोली लोगों से कुछ भी अलग नहीं है। और वह हंसकर झुकी और बोली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपके जैसी नोबेल लेडी बनने के लिए, मैडम। लुक्रेजिया पति की तरफ मुड़ी हुई और उसका पति उसकी तरफ गुस्से से देखा है, और लुक्रेजिया घबराकर बोलती है, तुम मुझे मैडम नको बोलो, तुम मुझे मॉम बोलो। और एरिया स्माइल के साथ बोलती है, थैंक यू मैडम। और इसी बीच इजाबेला कमरे में आती है, देरी के लिए माफी मांगती है। आर्यडेन ने इसाबेला की आवाज को सुनते ही एक झटका महसूस किया। उसके कानों में इसाबेला की आवाज पहुंचती है और वह घबरा जाती है। इसाबेला ने उसे फैमिली में स्वागत किया और स्माइल करके बोलती है, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो हिचकिचाइए नहीं, इसाबेला ने कहा, और उसकी नजर आर्यडेन पर थी। आर्यडेन ने मुड़ते और इसाबेला को देखी तो उसकी धोखाधड़ी की यादें ताजी हो गई। उसने अपने होंठों से धीरे से कहा, इसाबेला। उनकी आंखें मिली। आर्यडेन उसकी तरफ गुस्से से देखती है, जबकि इसाबेला ने उसे एक फ्रेंडली स्माइल के साथ देखा और हंसते हुए उसने कहा, हम तो बहनें हैं, इतना टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। एरिड ने फेक स्माइल दी और कहा, थैंक यू। कार्डिनल डेमेयर ने परिवार के बीच रिलेशनशिप को देखकर खुश होता है और एरिया और बाकी रूम के बाहर आते हैं। लुक्रेजिया एरियाडने को याद दिलाती है कि कोई भी मुसीबत पैदा न करे, लेकिन एरियाडने ने अब तक कुछ नहीं किया है। फिर किसी ने चीखा क्योंकि वह एरियाडने को अपनी बहन मानने से इनकार करती है जो एक खेती में बड़ी हुई है। अरबेला बताती है कि एरियाडने एक अफेयर से हुई है और फिर भी एरियानी उसके जवाब में कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन अब उसे यह पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। और एरिया उसको टॉन्ट मार के बोलती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मदर और फादर तुमसे ज्यादा इसाबेला को पसंद करते हैं। अरबेला गुस्सा हो जाती है और एरियाडने को धक्का देती है। हालांकि अरबेला डर जाती है जब वह इसाबेला को सीढ़ियों से नीचे और दर्द में देखती है। आर्यानी वास्तव में बच गई और उसने गलती से इसाबेला को धक्का दे दिया और अरबेला डर जाती है। कार्डिनल शोर में बाहर आता है। अरबेला डर जाती है और एरियाडने को दोषी बताती है। कार्डिनल तुरंत एरियाडने पर चलता है। आर्यानी माफी मांगती है और बोलती है कि इसाबेला ने उसकी रक्षा की थी। दोनों बहनें शॉक हो जाती है और एरिया कहती है कि अरबेला मजाक कर रही थी और एरियाडने गलती से गिर गई। अरबेला चिल्लाने लगती है कि उसने कुछ नहीं किया। एरियाडने कहती है, बल्कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। फिर उसने कहा, क्यों ना तुम इसाबेला से ही पूछ लो। इसाबेला उत्तर देने में घबराती है। आर्यानी चाहती है कि उसने उसके असली रंगों को दिखाएं। इसाबेला कहती है कि अरबेला सिर्फ मजाक कर रही थी और अपने पिताजी से अरबेला के लिए माफी मांगती है। और अरियादने इसाबेला को एक शानदार काम करते हुए हंसती है। यह अरियादने के लिए एक अच्छी बहन बनने का नाटक करने का मौका है। अराबेला इसाबेला की तरफ दौड़ती है, जिसे इसाबेला उससे सावधान रहने के लिए कहती है। कार्डिनल फिर अराबेला को बुलाता है और उसे 2 वीक्स के लिए उसे कमरे में ब्रेड और पानी के साथ बंद करके सजा देता है। अराबेला कोशिश करती है कहने की मैं नहीं किया है, लेकिन कार्डिनल फिर 1 हफ्ते के लिए सजा बढ़ाता है जब उसने देखा कि अराबेला उल्टा जवाब दे रही है। सेवक इसाबेला की हेल्प करते हैं और फिर कार्डिनल चला जाता है। कुछ दिनों बाद इजाबेला ने अपने फादर से मिलकर
अपनी आने वाली शादी बारे में नाराजगी जताई। उसने कहा, पिताजी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ और अफवाहें हैं कि वह एक सौतेला है और आपने हमेशा मुझसे कहा है कि हमारे परिवार का नाम ऊपर ले जाएं। अगर मैं केवल एक नॉर्मल काउंट की पत्नी बन जाऊं तो मैं हाई सोसाइटी की हाईएस्ट नोबल लेडी नहीं बन पाऊंगी। उसके फादर शांत रहे और अपने चश्मे हटाकर टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ, मैं समझता हूँ प्रिंस के भाई डिक्लेयर करने के बाद भी। और कहता है, मुझे पता है काउंट सीजर किंग का सौतेला बच्चा है। फिर उन्होंने कहा, मेरी भी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी एक सौतेले बच्चे से कराऊं। और इजाबेला भी बहुत खुश थी ये सुनकर। और उसकी माँ ने उसे एक नजर डाली और हंसकर बोला, कार्डिनल, एक नाजायज बच्चा दूसरे नाजायज बच्चे के साथ मिलता है और कहा क्यों ना हम आर्याडिन को भेजें। कार्डिनल ने सोचा और फिर उसने कहा, वह कार्डिनल और मेड की बच्ची है, वह इस समय खेत में काम कर रही होगी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ, आर्यादिन। और आर्यादिन के कमरे में वह प्लानिंग कर रही थी और उसे इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि वह उसकी शादी ड्यूक से कर सके। और एरिया कहती है, मुझे अपने अतीत की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं सीजर से शादी से बच सकती हूँ या किसी और आदमी से शादी करके या फिर मनी जमा करके बच सकती हूँ और भाग सकती हूँ? उसने खुद से कहा, नहीं, इस परिवार के लोग मुझे इतने आसानी से शादी नहीं करने देंगे। और अगर मैं मनी चाहती हूँ तो ये तभी होगा जब मैं किसी नोबल से शादी करूंगी। और उसकी पुरानी यादें याद कर कर कहती है, इस बार मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। और गुस्से से कहती है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी एक मेड कमरे में आती है जो आर्या के लिए कुछ कपड़े लाई है। आर्या उसे पहचानती है क्योंकि वह इसाबेला की पर्सनल मेड है और वह उसे कपड़े देती है और उसे डिनर के लिए बोलती है। आर्या बोलती है, उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है? मलेटा हंसती है और कहती है कि आर्या अब इतनी बड़ी हो गई है कि वह खुद ही कपड़े पहन सके। टॉन्ट मारकर कहती है कि उसके पास तो बचपन से ही कोई मेड नहीं थी, तो उसे तो ये सब आता ही होगा। और तभी मलेटा पलटती है और आर्या उसे थप्पड़ मार देती है। और आर्या मलेटा को अपनी हद में रहने के लिए कहती है और मलेटा गुस्से में उसे बुरा बुरा कहती है और बोलती है कि आर्या भी एक मेड की ही बची है, क्योंकि आर्या की मॉम भी एक मेड थी। और आर्या का चेहरा डार्क हो जाता है और मेड उसे और उसकी फैमिली को भी बुरा बुरा बोलती है। और आर्या उसे फिर से एक जोर से थप्पड़ मारती है और वह गिर जाती है और कहती है, ये थप्पड़ उसके पिता का अपमान करने के लिए। और वह मलेटा को अपनी जुबान पर काबू रखने की वार्निंग देती है और उसे बाहर निकल देती है। और मेड भाग जाती है और वह गुस्से में होती है और वह कसम खाती है कि वह किसी आदमी को फिर से अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने नहीं देगी और उसे इंडिपेंडेंट बनने के लिए आर्या को एक साथी चाहिए होगा। और तभी लुक्रेजिया, इसाबेला और मलेटा उसके कमरे में आते हैं और लुक्रेजिया अरियादने पर एक मेड को मारने के लिए गुस्सा होती है। मलेटा विक्टिम कार्ड प्ले करती है। लुक्रेजिया आर्या पर चिल्लाती है। आर्या शांति से बोलती है कि वह खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि मलेटा ने उसके पिता का अपमान किया था। लुक्रेजिया सब कुछ सुनती है जब आर्या बताती है कि कुछ मिनट पहले मलेटा ने उससे क्या कहा। मलेटा लुक्रेजिया के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या बोलती है कि मलेटा ने बोला था कि आर्या एक मेड की बच्ची है, इसलिए वह आर्या का काम नहीं करना चाहती जो कि एक मेड की बच्ची है। लुक्रेजिया आर्या का साथ देने का मन बनाती है क्योंकि कार्डिनल की बेटी एक संवेदनशील मुद्दा है। और लुक्रेजिया के चेहरे पर खून चढ़ जाता है और वह मलेटा के बाल पकड़कर 10 कोड़ों की सजा देती है। मलेटा माफी मांगती है जबकि उसे घसीटा जाता है। लुक्रेजिया फिर आर्या को उसके पास आने को कहती है मेड को मारने के बजाय। आर्या अपनी गुस्सा होने पर माफी मांगती है और प्रायश्चित के तौर पर खुद को 3 दिनों के लिए रैम्बुलेट शेल्टर में जाने का बोलती है, जिससे लुक्रेजिया हैरान होती है। अरियनी मलेटा को भी अपने साथ ले जाने का कहती है ताकि वे दोनों सुलह कर सकें। और तभी इसाबेला मुस्कुराते हुए 5 दिनों का बोलती है। अरियनी उसकी बात मान लेती है, लेकिन एरिया क्रीप्ड आउट हो जाती है। और अगले दिन एक गाड़ी रैम्बुलेट शेल्टर पहुंचती है, जिसमें से आर्या उतरती है और रैम्बुलेट शेल्टर की हालत को देखती है, जबकि कांपती हुई मलेटा उसे देख रही होती है। आर्या चारों ओर देखती है और सोचती है कि यह जगह उसके प्लान के लिए बिल्कुल सही है। रानी मार्गरेट, राजा लियो तीसरे की पत्नी, ने गरीबों की सहायता के लिए रैम्बुलेट शेल्टर को बनाया था। हालांकि इस काम के लिए बजट कम था, जिससे कई लोग वहां आकर मर जाते थे। आर्या और मलेटा दोनों शेल्टर में एंटर करते हैं और थके हारे लोगों से मिलते हैं। अरियनी को मलेटा को डरा हुआ देखकर मजा आता है।
डरी हुई मलेटा को जब अरियनी ने बोला, आर्या ने मलेटा को और चिढ़ाते हुए बताया कि अब इसाबेला उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। अगर इसाबेला ने मलेटा के लिए कुछ कहा होता तो उसकी पीठ पर कोई निशान नहीं होता, लेकिन मलेटा ने सिर्फ आर्या से नजरें फेर ली। मलेटा को डर में देखकर अरियनी को मजा आता है। मलेटा शेल्टर से डरी हुई रहती है। आर्या किसी की तलाश में चलती है और मलेटा डरी हुई उसके पीछे चल रही थी। आसपास लोगों की हालत देखकर आर्या को याद आता है कि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही है वह भी इसी शेल्टर में रहती है। दूर से एक लाल बालों वाली उसे सिस्टर कहकर पुकारती है। आवाज सुनते ही आर्या रुक गई। उसने स्माइल के साथ मालेटा से पूछा, क्या तुमने उस लाल बालों वाली छोटी लड़की को देखा? मालेटा ने अनजान बनने की कोशिश की। आर्या ने मालेटा का कंधा जोर से दबाया और फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुमने अपनी छोटी बहन को पहचाना? मालेटा का चेहरा डार्क हो गया और वह केवल अपना मुंह ढक पाई। आर्या ने मालेटा को धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे शेल्टर में ही छोड़ देगी, जहां वह भूख प्यास से मर जाएगी। उसने कहा कि इस तरह मालेटा अपनी बहन से मिल जाएगी और दोनों साथ में मारेंगे। मालेटा डर जाती है और बार बार एरिया से माफी मांगती है। उसका चेहरा पूरी तरह डर से भर गया था, मानो वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। एरिया सीरियस हो गई। उसने मालेटा का कंधा पकड़ते हुए पूछा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये सुनते ही मालेटा का चेहरा और भी खराब हो गया। आर्या ने उसका चेहरा पकड़ लिया और जवाब मांग। मालेटा के चेहरे को छूते ही एरिया को एक बिजली का झटका महसूस हुआ और उसे एक सीन देखा। एक व्हाइट रोब पहने हुए व्यक्ति ने मालेटा और उसकी बहन सांचा से पूछा कि उनमें से कौन ज्यादा समझदार और मेहनती है। उनमें से एक को ही चुना जा सकता है। सांचा ने जवाब दिया कि वे दोनों साथ में पली बढ़ी हैं और एक साथ मेहनत करेंगी। उन्होंने ट्राई किया कि उन्हें अलग न किया जाए और दोनों को साथ में लेने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मालेटा ने गुस्से में अपनी बहन को घूरते हुए उसे धक्का दे दिया और उस व्यक्ति से कहा कि उसे चुना जाए। मालेटा ने दावा किया कि उसकी बहन सांचा असल काम करने के लिए बहुत कमजोर है और वह व्यक्ति हल्की सी स्माइल के साथ अपनी हुड हटाती है। वह इसाबेला थी और उसने मालेटा को काम के लिए चुना। और यह सुनकर मालेटा खुश हो गई, लेकिन सांचा उदास हो गई और अपनी बहन को पुकारा। तभी मालेटा ने तुरंत सिर पकड़ा और उसे चुप रहने की वार्निंग दी। उसने समझाया कि उनमें से एक को काम करना होगा ताकि दोनों जीवित रह सकें। उसने सांचा से कहा कि वह चुप रहे और वेट करे। विजन एंड हुआ जब मालेटा इसाबेला के साथ शेल्टर छोड़कर चली गई। एरिया ने हांफते हुए सांस ली और उसे चक्कर से महसूस हुए। मालेटा ने उसकी मदद करने की कोशिश करती है। आर्या उस दृश्य से उलझन में थी, समझ नहीं पा रही थी कि वह एक भ्रम था या अतीत की कोई झलक। आर्या ने अपनी हाथ दबाया और सांचा की ओर बढ़ी, यह कंफर्म करने के इरादे से कि जो उसने देखा वह सच था या नहीं। सांचा, जो मैलन्यूट्रिशन दिख रही थी, ने पूछा कि क्या वह व्यक्ति सच में मालेटा है, और एरिया ने उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसके हालचाल पूछे ताकि अपनी शंका की पुष्टि कर सके। फिर उसने सांचा से पूछा कि क्या उसकी कोई बड़ी बहन थी जो एक अमीर परिवार के लिए काम करती थी। सांचा ने हाँ में सिर हिलाया। एरिया ने पूछा कि क्या उसकी बहन ने कभी उससे कहा था कि उनमें से एक को सफल होना है ताकि दोनों को जीवन में एक बेहतर मौका मिल सके। सांचा को यकीन नहीं हो रहा था कि एरिया को पता था कि मलेटा ने क्या कहा था। एरिया को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके शक और जो दर्शन उसने देखे थे वे सच हैं। एरिया खड़ी हुई, सांचा को थैंक यू कहा और उसे अपनी देखभाल करने की सलाह दी। सांचो ने उससे रुकने की गुजारिश की और अपनी बहन से बात करने की इच्छा बताई। सांचो ने समझाया कि उसने काम पर जाने के बाद से अपनी बहन से बात नहीं की है। इसे सुनकर एरिया ने यह पुष्टि करना चाहा कि उसकी बहन ने उसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। सांचा ने यह पुष्टि की कि यह सच है और यह पहली बार था जब उसने अपनी बहन को इतने समय के बाद देखा है। तभी एरिया ने सांटा का सिर से पांव तक ऑब्जर्व किया और मलेटा से पूछा कि जो सांचेज ने कहा वह सच है या नहीं। मलेटा घबरा जाती है और सीधा जवाब नहीं देती है। उसने जवाब दिया कि उसने कभी सांचा को अपनी जिंदगी में नहीं देखा है और बोलती है, मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ। सांचेज का चेहरा डार्क पड़ गया और उसने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया है। उसने अरियाड को पकड़ लिया और उससे मदद मांगी। अरियानी ने मलेटा को शेल्टर के मैनेजर को लाने का ऑर्डर दिया और उसके बाद 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। अरियाड ने एक पेड़ के नीचे झुककर बैठी थी, भूखी और कमजोर। एक फ्लैशबैक में जब एरियाना ने मैनेजर से मुलाकात की तो उसने सांचा के लिए ज्यादा फूड की मांग की, लेकिन मैनेजर ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, भले ही वह कोई नोबल की बेटी हो। अरियानी ने यह बात समझी और एक दूसरा ऑप्शन बताया। उसने अपने दिन का फूड
त्याग दिया और कहा कि उसे सांचा को दे दिया जाए। आर्या कमजोर महसूस कर रही थी, बस यही चाहती थी कि सांचा को एक दिन का भोजन मिल जाए, लेकिन 3 दिन पहले ही बीत चुके थे। आर्या अब भी उलझन में थी कि उसने जो देखा था वह असल में मलेटा की यादों का हिस्सा था। आर्यानी ने फिर से मलेटा का चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वह विचारों में खोई हुई थी। वह तब चौंकी जब प्रिंस अल्फोंसो ने उसे एक सेब दिया और वह हैरान होगी क्योंकि यही उसका हस्बैंड था पिछले लाइफ के अंदर, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मारा था